So we are going to begin the last topic of the chapter metals and non metals. इसमें जो है थोड़े बहुत जो टॉपिक बच गए हैं उसको कवर कर लिया जाए। इससे पहले देखो यहाँ मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है। मेटल्स फाउंड इन फ्री स्टेट, कौन से मेटल्स हैं जो कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं? इफ़ यू नो द आंसर देन यू कैन कमेंट मी, अदरवाइज मैं तो लिख रहा हूँ, चलो मैं लिख देता हूँ, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है, 3 मेटल्स विच आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक तो तुम जान ही रहे हो थर्माइट वेल्डिंग में एल्यूमिनियम है, उसके अलावा कैल्शियम है, सोडियम है, ये सब जो है रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। अब एक्सट्रैक्शन जब कर लोगे मेटल का, यानी ओर्स से तुमको मेटल मिल गया, तो जितना भी तुमने प्रोसेस लगाया उसकी वजह से थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी जरूर रह जाएगी। तो उसको रिफाइनिंग करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग यूज करते हैं। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि जो भी मेटल मिला उसका एक इम्प्योर रॉड बनाएंगे। ये इम्प्योर रॉड है, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, ये हो जाएगा एनोड, यानी एनोड जो होगा वो इम्प्योर रॉड होगा। और प्योर रॉड का हम क्या बनाएंगे? कैथोड। ठीक है, कैथोड जो होगा वो प्योर रॉड का होगा। पूछा गया एग्जाम में कि अगर आपको कॉपर का रिफाइनिंग करना है तो इम्प्योर कॉपर को आप कहाँ कनेक्ट करोगे? तो एनोड पर कनेक्ट करोगे, और जो प्योर रॉड होता है उसको आप कनेक्ट करोगे कैथोड पर। अब इससे क्या होगा? इससे रिएक्शंस होंगे, और रिएक्शन में क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ से धीरे धीरे जो मेटल होगा वो मेटल आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में आएगा, और सॉल्यूशन से फाइनली यहाँ जा करके डिपॉजिट होगा, और जो इम्प्योरिटीज होगा वो फाइनली यहीं पर नीचे इकट्ठा हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एनोड मड। एनोड मड पूछा जाए क्या है, तो इट इज इम्प्योरिटी इन द मेटल विच इज ऑब्टेन्ड बिलो द एनोड इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इससे ज़्यादा इसमें कुछ पूछा नहीं गया भाई, तो मैं बहुत टाइम नहीं वेस्ट करूंगा इसमें। आप बस जान लेना कि जिस मेटल को प्योर करना होता है, यानी जो इम्प्योर होता है, उसको हम एनोड पे लगाते हैं, प्योर रॉड को हम कैथोड पे लगाते हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करोगे वो मेटल का सॉल्ट होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ करोगे वो क्या होना चाहिए? मेटल सॉल्ट होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, अगर हम लोग को रिफाइनिंग करना है, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, तो इम्प्योर कॉपर को आप कॉपर रॉड को कहाँ लगाओगे? एनोड पर लगाओगे। और प्योर कॉपर रॉड को कहाँ लगाओगे? कैथोड पर लगाओगे। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा तुम्हारा? इलेक्ट्रोलाइट होगा एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी उसी मेटल का सॉल्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रो रिफाइनिंग किया जाता है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ पूछा नहीं जाता है तुमसे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कंटेंट है हमारा वो है कोरोजन। ये कोरोजन बार बार हम लोग डिस्कस करते, देखो कोरोजन हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किए थे। ठीक है, तो वही सेम चीज़ यहाँ भी डिस्कस करना है। कोरोजन क्या डिफिनेशन है? स्लो डिग्रेडेशन ऑफ मेटल सरफेस due to influence of moisture, atmospheric gases and chemicals is called corrosion। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। स्लो डिग्रेडेशन मतलब धीरे धीरे मेटल का सरफेस धीरे धीरे डिग्रेडेट होते रहता है, धीरे धीरे उसका सरफेस डैमेज होते रहता है, और डैमेज होने की जो प्रोसेस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोजन। इसका एग्जांपल जान लो, ब्लैक रस्ट ऑफ सिल्वर। क्या कंपाउंड बनता है इसमें? AgS, सिल्वर सल्फाइड। दूसरा एग्जांपल है ग्रीन रस्ट ऑफ कॉपर। बैटरी में जो वायर लगा होगा ना वो कॉपर का, तुम कभी कभी देखोगे लोग बोल देते हैं कार्बन लग गया है, लेकिन वहाँ देखोगे तो रस्ट लगा होता है, ग्रीन कलर का, ग्रीनिश लाइट ग्रीन कलर का आपको दिखाई देता है। वो बेसिक क्यूप्रिक कार्बोनेट होता है, जिसका फॉर्मूला होगा CuCO3 × CuOH होल ट्वाइस, बेसिक क्यूप्रिक कार्बोनेट। और रेड रस्ट या ब्राउन रस्ट ऑफ आयरन बोलो, ब्राउन रस्ट ऑफ आयरन, ये तो बहुत कॉमन है। अब देखोगे लोहे की चीज़ में
जंग लग जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। ब्राउन रस्ट ऑफ आयरन क्या होता है, Fe2O3 इंटू XH2O, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है जो ब्राउन कलर का होता है, धीरे धीरे उसके सरफेस को छोड़ करके निकलते रहता है। ठीक है, तो कोरोजन क्या करता है, मेटल को बेसिकली डैमेज करता है। अगर कोई पुल है लोहे का बना हुआ है तो कई सालों बाद जो होगा ना वो डैमेज हो जाएगा, कुछ समय बाद गवर्नमेंट जो है उस पर रोकेगी कि उस पर चलना नहीं है क्योंकि पुल गिर सकता है। ठीक है, इसीलिए प्लेन हो गया, शिप हो गए, एक समय के बाद रिटायर कर दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम चलते रहेगा, क्योंकि एक समय के बाद उसकी एज खत्म हो गई, कितना भी हम मेंटेन करना चाहेंगे नहीं मेंटेन हो पाएगा। ठीक है, तो ये कोरोजन हो गया। अब देखो कि कोरोजन को प्रिवेंट कैसे करेंगे, प्रिवेंशन क्या क्या है। तो प्रिवेंशन 7 मेथड है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। पहला हो गया पेंटिंग, सातों मेथड याद रखना, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, फिर उसके बाद से आ जाएगा गैल्वेनाइजिंग, फिर उसके बाद से क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग, और उसके बाद से आ जाएगा एलोइंग। ये 7 मेथड है जिससे कि हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन को। ठीक है ना। अब इसमें से आपको मैं बता दूं, गैल्वेनाइजिंग किससे किया जाता है, जिंक से किया जाता है। जिंक का लेयर किसी मेटल के ऊपर अगर लगा देते हैं, जैसे नाम सुनेंगे आप GI जाली, तो GI जाली का फुल फॉर्म क्या हो गया, GI नेट का मतलब क्या हो गया, गैल्वेनाइज्ड आयरन। GI का मतलब क्या होता है, GI का मतलब होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनाइज्ड आयरन जो होगा उसमें जल्दी जो है रस्टिंग नहीं होगी। ठीक है, तो गैल्वेनाइज्ड आयरन जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एलॉइंग में हम लोग देख लें, कुछ एलॉय का नाम याद रख लो। पहले तो एलॉय कुछ नाम, जैसे ब्रास है, ब्रास में क्या क्या होता है, कॉपर और जिंक। ब्रॉन्ज है, कॉपर और टिन को SN लिखते हैं। सोल्डर है, लेड और टिन होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसीलिए आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर आप देखोगे तार को जोड़ने के लिए जो मेटल यूज किया जाता है वो सोल्डर होता है, गर्म करके पिघला करके जोड़ दिया जाता है। खास करके मदरबोर्ड देखोगे कंप्यूटर का, उसमें आप देखोगे कि ऐसी चीज़ें ज्वाइंट, जहाँ वायर ज्वाइंट होगा उसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से आप देख लो स्टेनलेस स्टील जो बर्तन होता है किचन में, वो पानी के कांटेक्ट में हमेशा रहता है, लेकिन क्या उसमें जंग लगता है, नहीं लगता है। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, आयरन होता है, निकिल होता है और क्रोमियम होता है, ये चीज़ होता है। ठीक है, अमलगम कब बोलते हैं हम लोग, व्हेन वी यूज अमलगम। जैसे बोल रहा हूँ मैं सोडियम अमलगम जो वर्ड है कब यूज किया जाता है, तो व्हेन एलॉय इज मेड अप ऑफ मरकरी, जब उसमें मरकरी भी होगा तो उसको हम लोग अमलगम बोलते हैं। ठीक है, एलॉइंग क्या होता है, एलॉय क्या होता है, एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विथ अनदर मेटल और नॉन मेटल। ठीक है ना, नॉन मेटल भी कभी कभार होता है। जैसे आयरन में अगर आयरन जो होता है नेचुरली स्पॉन्जी होता है, ये स्पॉन्जी इलास्टिक स्पॉन्जी और ये कह सकते हो कि लेस स्ट्रेंथ का होता है, बहुत मजबूत नहीं होता आयरन जो होता है। ठीक है ना, एक मिनट, लेकिन अगर इसमें हम लोग 0.05% जो है कार्बन मिला देते हैं तो वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो वो कई पर्पज में यूज होता है। इसके अलावा एक बार क्वेश्चन पूछा गया, एक एक्सपेरिमेंट में बताया जाता है कि आयरन के रस्टिंग के लिए क्या जरूरी है, एयर जरूरी है कि वाटर जरूरी है कि दोनों जरूरी है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इसके लिए दोनों चीज जरूरी है, एयर भी और वाटर भी, दोनों रहेगा तभी रस्टिंग होगा। एक इसमें एक एक्सपेरिमेंट है, देखो एक एक्सपेरिमेंट क्या है, अब यहाँ बहुत जगह है नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ। देखो एक यहाँ कंटेनर है, मेरे पास 3 कंटेनर है। ठीक है, इसमें पानी में हम लोग नेल को रख दिए, दूसरे में हम पानी में ही नेल को रखेंगे, लेकिन यहाँ पर ऊपर ऑयल है तो ऑयल की वजह से एयर नहीं जा पाएगा। और तीसरा हम लोग यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड रख दिए हैं।
कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो कांटी तो है यहाँ पे, हवा है यानी एयर है, लेकिन वाटर नहीं है। यहाँ वाटर है लेकिन एयर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑयल है। और इसमें क्या है, ये एयर और वाटर दोनों है, तो ये वाला जो ट्यूब होगा उसका आयरन में रस्टिंग आ जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट है, और तुमसे क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंट बना के पूछे चाहे एमसीक्यू बना के पूछे, याद रखना कि रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए दो चीज़ जरूरी है, एयर और वाटर दोनों। केवल एयर रहेगा तब भी रस्टिंग नहीं होगा, केवल वाटर है तब भी रस्टिंग नहीं होगा। ठीक है, दोनों जब प्रेजेंट है तब रस्टिंग होगा उसका। ठीक है, तो देखो ये छोटा सा टॉपिक जो बचा हुआ था उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। और ये लेसन देखो काफ़ी बड़ा था, इसलिए मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ाए हैं, ताकि आप लोग बार बार रिकैप करें तो बहुत ज़्यादा देर आप न भी बैठ पाएँ अगर पढ़ने। अगर बहुत अच्छा स्टूडेंट है तब तो उसका कंसंट्रेशन लेवल हाई होता है, वो 2 घंटे भी बैठ के पढ़ सकता है साथ में। लेकिन अगर बाय द वे कोई कंसंट्रेशन उतना नहीं मेंटेन कर पा रहा है तो 10-15 मिनट का सेशन है, उसको आप कंप्लीट करो और उसका नोट्स बनाओ और उसको रिकैप करो, ताकि बढ़िया से आपका नॉलेज हो जाए। अब इसके बाद कुछ PYQs होंगे जिसको हम लोग कर लेंगे, बस ये लेसन आपका हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। यू विल नॉट फॉरगेट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लेसन, बिकॉज वी आर गोइंग इन वेरी सिंपल वे। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं और बेनिफिटेड हैं आप लोग, ये मुझे पता चलता रहता है, क्योंकि बहुत लोग जो है रेस्पॉन्ड कर रहे हैं मुझे। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।